गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या हाल चाल? बढ़िया है, शाबाश। तो शुरू किया जाए। बढ़िया। आवाज आ रही है? गुड। चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया टास्क। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशंस आपको क्वाड्रेटिक कर्व के बारे में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो आज हम लोगों का टास्क कुछ इस तरीके से कवर होगा कि चीजों को कैसे डील करना है, ठीक है। चीजों को डील करने के लिए हम आप लोगों के सामने कुछ नई चीजें लेकर के आए हैं। बेटा ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। आज का हम लोगों का टास्क है ग्राफ के बारे में बात करना। क्या आपको पता है कि हर एक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ग्राफ जो हम लोगों ने प्लॉट किया था तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल करके आया था कि नहीं आया था। अगर ऐसे ही बात किया जाए और चैप्टर 2 क्लास 10th चैप्टर 2 के बारे में बात किया जाए तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, वहां पर भी हम लोगों ने ग्राफ बताए थे। तो ऑब्वियसली हम कुछ सिमिलर उसी को ही फॉलो करते हुए इस चैप्टर में भी छोटे से ग्राफ को कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम आपको इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में केस स्टडीज मिलती है, क्लियर, जो कि ग्राफ पर डिपेंडेंट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का हमारा अगला टास्क आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? बेटा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस के बारे में हम लोग यहां बात करेंगे। और आने वाली हर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप करने की कोशिश ना करें। इसलिए ना स्किप करने की कोशिश करें क्योंकि एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक केस स्टडी या फिर एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन मिल सकता है। गॉट इट? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, हम ना सबसे पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे, डायरेक्टली ग्राफ नहीं बताने की कोशिश करेंगे, हम आपके सामने कुछ बेसिक्स बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज किया, कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने चूज किया। क्लियर? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों से पूछूं तो आप लोग डायरेक्टली हमें बता देंगे क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा, मींस की इक्वेशन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके क्वाड्रेटिक होने की रिस्ट्रिक्शन ये है कि a इज नेवर इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब आपको क्या पता है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे एज पर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल सही, इस इक्वेशन के दो क्वाड्रेटिक जीरोस होंगे, माफ कीजिएगा दो जीरोस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी नो, बेटा ध्यान से समझते जाइएगा, क्लियर, क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हियर वी नो above equation have two zeros। क्लियर? टू जीरोस मतलब ऊपर दी गई इक्वेशन के दो जीरोस हैं। क्लियर? लेट से द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। लेट से द रिक्वायर्ड जीरोस, द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर? मैंने जीरोस को मान लिया अल्फा और बीटा है। देन अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, देन अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, मैं एक ही में लिख रहा हूं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला क्या था श्रीधर आचार्य का? क्लियर? फॉर्मूला तो बेटा यही था ना? हाँ बोलो, शाबाश, यस, कि बिल्कुल सही, x इक्वल्स टू माइनस बी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। मैं ये बात क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे ना लॉजिक है, क्योंकि कुछ भी विदाउट लॉजिक विदाउट पैटर्न मैं नहीं लिखने वाला। क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल है इसके पीछे। अब देखो ध्यान से, मुझे पता है हमारी इस दी गई इक्वेशन के दो जीरोस होंगे। क्या कहते हो आप लोग? इस इक्वेशन के दो जीरोस हैं। क्लियर? और हम लोग पहले जीरोस को क्या बोलते हैं? अल्फा। सेकंड को क्या बोलेंगे? बीटा। तो अभी हमने इसका पहला जीरोस लिखा है विच इज हाँ जी, वो होगा आपके पास क्या, मैं यहां लिख देता हूं, द रिक्वायर्ड जीरोस विल बी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मैं कैपिटल डी से काम चला सकता हूं, अपॉन में 2a लिख सकता हूं। बेटा ध्यान रखो ये जो चीज है ना यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही कैपिटल डी के बराबर होती है कि नहीं, यही वैल्यू कैपिटल डी के बराबर होती है और इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ये लिख लिया। अच्छा बच्चा एक बात बताओ हमें, ये जो वैल्यूज आपने लिखी है क्या यही आपका पहला जीरोस नहीं है? तो क्या हम इसी को अल्फा नहीं बोल सकता? क्लियर, तो मैंने इसी को अल्फा बोल करके इस तरीके से ब्लॉक में बंद कर लिया। ठीक, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बेटा क्या आपको पता है सेकंड जीरोस क्या होगा? अगर बात सेकंड जीरोस की जाए तो सेकंड जीरो होगा आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन में क्या 2a। क्लियर, इसमें और इसमें फर्क है या सेम है? सेम है, हाँ फर्क दिखना चाहिए। तो फर्क क्या होगा? शाबाश, फर्क ये होगा कि हाँ माइनस का साइन आएगा। क्लियर, ये होगा अंडर रूट डी अपॉन में कितना 2a। क्लियर, और मैं इसी को क्या कहना चाहूंगा, ये हमारा सेकंड जीरो है क्या बीटा। क्लियर, ध्यान रखो बेटा हर एक चीज के पीछे ना लॉजिक है, कुछ भी विदाउट लॉजिक मैं नहीं लिख रहा हूं, बस मेरी बात को आप फोकस करते जाइएगा। आपने दो जीरोस बना दिए अल्फा और बेटा ये रिक्वायर्ड जीरोस लिख दिए। क्लियर, हमारा आज का टास्क है कि अगर हर एक जीरोस को ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है या हर एक इक्वेशन को ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है तो क्या होगा जब मैं इन जीरोस को ग्राफिकली लोकेट करूंगा। क्लियर, तो पहली इंटरेस्टिंग बात हम अगर बता दें तो पहली बात आपको समझनी ये है कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारी दी गई इक्वेशन का ये जो इक्वेशन आपने प्लॉट की है, कौन सी इक्वेशन जो आपने प्लॉट की है बेटा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने यहां से ली है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ली है आपने। क्लियर, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसको मैं यहां से हटा देता हूं। क्लियर, और इसको सिर्फ इतने से पार्ट को कवर करता हूं। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जानते हो इसका? हाँ ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पैराबोला होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन को सेलेक्ट किया, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स, दिस इज x डैश, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर, अब समझो ध्यान से। आपको पता है मैं कार्टेशियन प्लेन पर जब इस इक्वेशन को ग्राफिकली लोकेट करूंगा तो मैंने पॉलिनोमियल में इसको डीपली पढ़ाया है। क्लियर, मैं अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि जब मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली लोकेट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का एक पैराबोला शेप बनता हुआ दिखाई देगा, यानी यू शेप्ड बनती हुई ज्योमेट्री दिखाई देगी। क्लियर, ये जो यू शेप्ड ज्योमेट्री बन रही है, यही यू शेप्ड ज्योमेट्री जो है एक्चुअली ये जो यू शेप्ड ज्योमेट्री है यही fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है। ये बात याद रख पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली तो एक बात और आपको समझनी है, वो ये बात समझनी है यहां पर क्या कि इसका जो नेम होगा, ग्राफिकल नेम जो होगा इसका, क्लियर, नेम ऑफ कर्व, जो इस कर्व का नेम है वो क्या है? शाबाश, हाँ पैराबोला। क्लियर, पैराबोला। क्लियर, यानी कि यू शेप्ड ज्योमेट्री। क्लियर, जो यू शेप्ड ज्योमेट्री बनेगी उसी ज्योमेट्री को हम लोग पैराबोला बोलेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात ना अच्छी लग रही होगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? अब एक बात समझो जरा ध्यान से, मैं कुछ चीजें और बता देना चाहूंगा। बेटा हमने जीरोस क्यों बना करके ग्राफ प्लॉट किया? क्लियर, ये हमने पहले जीरोस निकाल करके दिए, फिर हमने ग्राफ क्यों प्लॉट किया? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया गया था, यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी ग्राफ का रोल है। क्लियर, अच्छा आपको पता है हमारे जीरोस ग्राफिकली लोकेट किए जा सकते हैं। जैसे ना कार्टेशियन प्लेन पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड जब हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स, ये x डैश और y डैश। क्लियर, हमने इस पर दो स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली लोकेट किया, मतलब मान लीजिए एक लाइन हमने ये प्लॉट किया और सेकंड लाइन को मैंने ये प्लॉट किया कुछ इस तरीके से। क्लियर, सेकंड लाइन मैंने ये प्लॉट किया। क्लियर, अगर मैंने कहा ये L1 है और ये L2 है तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां है? इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां है, बोलो। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपनी लाइंस का सॉल्यूशन मान लिया जाता है। क्या कहते हो? अपनी लाइंस का क्या मान लिया जाता था? सॉल्यूशंस मान लिया जाता था। वैसे ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस क्या होगा? ग्राफिकली अगर चेकआउट करना हो। क्लियर, तो ग्राफिकली चेकआउट करना हो और जीरोस ढूंढना हो तो उसके पीछे हम लोगों के पास कुछ और फंडामेंटल्स हैं। वो क्या फंडामेंटल्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर, जैसे मान लीजिए कि हमने फिर से कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट किया। क्लियर, हमने कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट किया, मैंने लिखा यहां पर x डैश y डैश और यहां पर मैंने एक कर्व बना दिया। मेरा कर्व कुछ इस तरीके से है, ऐसे। क्लियर, ये कर्व बन रहा है। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कर्व बन रहा है तो कर्व के नाम पे देखा करो, मैंने क्लास 10th में आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया है। क्लियर, अगर मैंने इसका नाम fx इक्वल टू समथिंग लिखा है या fx इक्वल्स टू y लिख दिया है,
क्लियर, इसका नाम है fx इक्वल्स टू y जो कर्व बन रहा है। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे फंक्शन की डिपेंडेंसी देखो किस वेरिएबल पर है। इस पूरे फंक्शन की डिपेंडेंसी बेटा एक वेरिएबल x पर है। किस पर है? x वेरिएबल पर। अगर पूरे फंक्शन की डिपेंडेंसी वेरिएबल x पर है तो इसका मतलब आपको इस कर्व का x एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है कि इस कर्व ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है। तो देखो एक पॉइंट पे यहां कट किया है और दूसरा पॉइंट यहां पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो जगह पे कट किया है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो क्या होंगे बेटा? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। क्लियर, लेकिन यहां इस चैप्टर में पढ़ने का क्या मतलब है? अच्छा, आपको मैंने 3 केसेस बताए थे, अब यहां के केस के लिए देखो पहले। क्लियर, मैं यहां उन पर्टिकुलर केस को बताने के लिए पहले मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ पैराबोलास के बारे में बता देना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने यहां बताया ना कि हम लोगों को पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म एक यू शेप ज्योमेट्री आता है जिसको पैराबोला बोलते हैं। क्लियर, कितने तरह के पैराबोला हैं और उनकी इक्वेशंस क्या है? तो मेरा अगला टास्क आता है टाइप्स ऑफ पैराबोला के बारे में बात करना। क्लियर, फिर जीरोस को फाइंड करना। क्लियर, मैं यहां लिख देता हूं टाइप्स ऑफ पैराबोलास। क्लियर, टाइप्स ऑफ पैराबोलास। क्लियर, बेसिकली हमारे पास 4 तरह के पैराबोलास होते हैं। क्लियर, हम लोगों के पास 4 तरह के पैराबोला होते हैं। उन 4 तरह के पैराबोलास को मैं यहीं कवर अप कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। आई होप विजिबिलिटी सभी लोगों को होगी बेटा, विजिबिलिटी है ना ये फर्स्ट। फिर यहां पर हम लोगों ने सेकंड प्लॉट किया, यहां पर हम लोगों ने सेकंड ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर, फिर इधर हम आएंगे एक थर्ड कर्व प्लॉट करेंगे। क्लियर, मैं थर्ड कर्व यहां प्लॉट कर लेता हूं, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर, फोर्थ वन मैं यहां प्लॉट कर देता हूं। क्लियर, दिस इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। बच्चे ध्यान से समझते जाइएगा। क्लियर, और सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। यहां पर भी ओरिजिन है, यहां पर भी ओरिजिन है, यहां पर भी ओरिजिन है और यहां पर भी ओरिजिन है। मैं आपके सामने 4 तरह के पैराबोला बनाऊंगा और उन 4 तरह के पैराबोला को कैप्चर करना है, जिसमें सबसे पहला पैराबोला हमारा ये आता है स्टैंडर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके से। क्लियर, एक ये पैराबोला हुआ। दूसरा पैराबोला अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैराबोला को क्या कहा जाएगा? देखो मैं पहले पैराबोला लिखता हूं, उसकी इक्वेशन लिखता हूं। हर पैराबोला की अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्लियर, स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर मैं बारे में बात करूं, ये एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल रखना है अपने माइंड में। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पे बात किया ना, जैसे हम लोगों ने बताया कि हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर, तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है। वैसे ही हम लोगों के पास 4 तरह के पैराबोला मैं बना रहा हूं, तो इन 4 पैराबोलास की अपनी इक्वेशंस होगी। इक्वेशंस कैसे होगी? देखो इन इक्वेशंस को रटना नहीं है, समझना है। क्लियर, और आप खुद ही बता दोगे कि एक्चुअली इस इक्वेशन नाम क्या होने वाला है। बच्चा ध्यान से समझो, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं, इस ग्राफ को देखो। अगर आप इस ग्राफ को देखने की कोशिश करें तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो माउथ है वो अपवर्ड ओपन है, यानी ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो पहले तो इसका नाम क्या है? पहले मैं यहां नाम लिख देता हूं। नेम क्या है इसका? नेम, हाँ शाबाश, इसका नाम है अपवर्ड पैराबोला। क्लियर, इसको कहा जाएगा अपवर्ड। बेटा सब लोगों को विजिबिलिटी है क्या? है ना? मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे अपना फॉन्ट साइज बढ़ा देना चाहिए। क्लियर, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा अगर कुछ भी करेक्शन हो तो प्लीज गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि बस अभी मैं लर्निंग स्टेज पर हूं। क्लियर, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे तो मैं चीजों को इंप्रूव कर पाऊंगा। क्लियर, तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी? इक्वेशन को समझो। इक्वेशन को बनाने का ना एक बहुत साधारण सा तरीका देखो, ये एक्स की 2 वैल्यूज है यहाँ पर। एक्स की एक वैल्यू इधर है और एक्स की एक वैल्यू इधर है। एक वैल्यू मतलब क्या? एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज इधर आती है, नेगेटिव वैल्यूज इधर आती हैं। तो एक्स की 2 वैल्यूज हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स की 2 वैल्यूज के लिए वाई ऊपर की तरफ है, मतलब जब मुंह जिधर की तरफ खुला होता है हमेशा उधर की तरफ देखना होता है। तो एक्स की 2 वैल्यूज के लिए वाई पॉजिटिव है, ऐसे बोला करो। एक्स की 2 वैल्यूज के लिए, मतलब 2 वैल्यूज का मतलब है कि एक्स की एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे कर्व है और एक एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन पे कर्व है, और ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन है। इसको कहा जाएगा एक्स की 2 वैल्यूज के लिए वाई पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स की 2 वैल्यूज के लिए वाई कैसा है? पॉजिटिव। यानी कि इक्वेशन देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एक्स की 2 वैल्यूज के लिए, एक्स की 2 वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव है, यानी कुछ ऐसा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि इस इक्वेशन का जो नेम है, जो कर्व है, वो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर करके क्या, ये आगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या 3x स्क्वायर प्लस समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड नेम है। आप लोग बस अभी अपने बेसिक नॉलेज के तौर पर आप इसको कवर कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो यही सेम पर्टिकुलर पैटर्न हम लोग जो है सेकंड ग्राफ में करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स इन द सेकंड कर्व। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपकी बार यहां पर कर्व को इस तरीके से प्लॉट करके दे दूं, इस वाली सिचुएशन पे यहां पर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं, इस तरीके से, ऐसे। एक सेकंड,
हाँ ऐसे प्लॉट करके दे दूं, क्लियर। तो आप अगर इस कर्व को देखें तो पहले आपको नेम बताना है, क्लियर। इस ग्राफ में इस कर्व का सबसे पहले नेम बताना है और फिर फाइनली आपको इसकी इक्वेशन तैयार करनी है, क्लियर। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो नाम क्या बताओगे? देखो एक्स के दो वैल्यू के, हाँ इसका डाउनवर्ड पैराबोला, सभी मुझे पहले नेम बताना था, क्लियर। इसका जो नाम होगा वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। आई होप मेरी इस बात से आप लोग सब लोग एग्री होंगे, क्लियर। बात समझ में आ रही बेटा लोग? शाबाश। अच्छा तो अगर ये बात समझ में आ रही, इक्वेशन जनरेट करो। इक्वेशन क्या होगी? x के दो वैल्यूज के लिए y कैसा है? नेगेटिव है, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा, x के दो वैल्यूज के लिए y नेगेटिव है, क्लियर। यानी कि इसको लिखोगे y इक्वल्स टू में माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जो आपने प्लॉट किया है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला का कर्व है। अगर आप अभी ध्यान से देखें तो इस अपवर्ड पैराबोला में ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। अभी मैंने पीछे बनाया हमारी इक्वेशन, देखो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा हुआ है? बेटा देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, प्लस में है कि नहीं? सो फाइनली इसीलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन का ये कर्व बनाया, यानी अपवर्ड पैराबोला। गॉट इट? दैट्स गुड। चलो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अभी मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। मैं थर्ड कर्व बना के देता हूं, क्लियर। मैंने आपको थर्ड कर्व बना करके दे दिया और मैंने कहा मेरा थर्ड कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से, यानी कुछ इस तरीके से, क्लियर, ऐसे ये बना हुआ है। तो आप इसका, अगर मैं आपसे इसका नेम पूछूं तो पहले नेम पूछूंगा फिर इक्वेशन पूछूंगा। यहां मैं लिखूंगा इसका नेम, क्लियर, और फाइनली मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन, क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि इसका नेम क्या होगा? बताइए बेटा, शाबाश। नेम, हाँ शाबाश, आपको मैं बता चुका हूं, आपको ये चीज पहले से पता है, क्लियर। इट इज जस्ट फॉर एन रिकॉल पर्पस ओनली, ताकि चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएं, क्लियर। तो अब इसका नाम क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पैराबोला है उसका जो माउथ है वो राइट साइड ओपन है, इसीलिए इसका नाम होगा राइट हैंडेड पैराबोला, क्लियर। इसीलिए इसका नाम होगा राइट हैंडेड पैराबोला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा लोग? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका नाम है राइट हैंडेड पैराबोला। और अगर मैं इसकी इक्वेशन आपसे पूछूं, हाँ हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो अब की बार इसकी इक्वेशन में y की दो वैल्यूज कवर की गई हैं और y की दो वैल्यूज के लिए x कैसा है? पॉजिटिव। शाबाश, टुडे यू पीपल हैव हिट 6, यानी कि इसका नाम होगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या? x, यानी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू में y स्क्वायर। यानी अगर इक्वेशन की डिपेंडेंसी y वेरिएबल पर है, यानी कि अभी हमने देखा हमारी इक्वेशन की डिपेंडेंसी जो है वो वेरिएबल x पर है कि नहीं? अगर यहां हो जाता ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, अगर यहां हो जाता ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, तो फाइनली इस इक्वेशन का जो कर्व बनता है वो ऐसा बनने लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स गुड। चलो अगर मैं इसी तरीके से इधर वाले की सिचुएशन को कवर करूं और मैं आपसे पूछूं बच्चा कि इस इक्वेशन का नेम बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा इस इक्वेशन का नेम बता दो, तो आप क्या बताना चाहोगे? ये कौन सा पैराबोला है? शाबाश, इसका पहले आप मुझे नेम बताइए। फाइनली मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं यहां पर। आप मुझे इसका नेम बताएंगे, क्लियर, और फिर इसकी इक्वेशन आप मुझे बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसका नाम है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्लियर। दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्लियर। दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा तो इक्वेशन क्या बताओगे? बिल्कुल सही जवाब, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, मीन्स इसको लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू में माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? फाइनली तो ये जो चार पोजीशंस हैं, ये जो चार कर्व हमने आप लोगों को प्लॉट किए हैं, ये चारों के चारों सिचुएशंस को आपको अच्छे से कवर करना है, क्लियर। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। कॉन्सेप्ट डन है? पक्का? ये तो एक पर्टिकुलर अप्रोच है, लेकिन हम जीरोस के हिसाब से कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, अब एक बात समझो ध्यान से, ठीक है ना। ग्राफ एज पर जीरोस, क्लियर, एज पर जीरोस। अब मेरा टास्क यहां पर है, ग्राफ एज पर जीरोस, क्लियर। जीरोस के अकॉर्डिंग ग्राफ के बारे में बात करना है, क्लियर। जीरोस के अकॉर्डिंग ग्राफ के बारे में बात करने का मतलब बेटा मेरा ये है, आपको पता है क्या ये बात, क्लियर, कि हमारी डिस्क्रिमिनेंट की 3 केसेस थे, हमने अभी पीछे बताया। तो हमारी पूरी सिचुएशन जो थी, हमारा पूरा जो सिचुएशन था ग्राफ का, यानी कि जो पूरी पोजीशंस है, यानी कि यहां पर इस सिचुएशन, जस्ट अ सेकंड, हाँ बेटा इस वाले ग्राफ में देखो, हमारे पूरे जीरोस जो थे वो कैपिटल डी पर डिपेंडेंट थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंडेंट थे। और डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस मैंने बताए थे, गलत 3 नहीं बताए थे बेटा, कितने बताए थे? 5 केसेस मैंने आपको बताए थे, क्लियर। जैसे हमने आपको बताया था केस नंबर 1 में यहां लिख रहा हूं, बस 1 बाय 1 आप ध्यान देते रहिएगा। मैं जानता हूं यहां पर वी नो करके, वी नो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्लियर, टुकड़े बना देता हूं, क्लियर, 3 पीस कर देता हूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, क्लियर। और मैं यहां पर केस लिख देता हूं, क्लियर, ताकि आप लोगों के लिए ना चीजें और इजी हो जाएं। यहां मैं लिखूंगा सेकंड केस, यहां लिखूंगा मैं थर्ड केस, क्लियर। और मेरा सेकंड केस होगा बेटा, अभी मैंने जैसे यहां लिखा था, वो होगा d इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड केस जो होगा मेरा बेटा वो होगा d इज लेस देन 0, क्लियर। मैं जानता हूं मेरे बच्चों कि यहां पर जो जीरोस होंगे वो जीरोस कैसे होंगे? जीरोस आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर, जीरोस जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। बेटा यहां कैसे होंगे, जीरोस आर, हाँ जी बेटा शाबाश, जीरोस आल आर इक्वल। क्लियर, फाइनली यहां कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर, यहां कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन तीन केसेस पे ग्राफिकली कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, ग्राफिकली कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, बड़ा आसान है, जस्ट लाइक टू का टेबल, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर, अगर आप ग्राफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो समझो ध्यान से कि इस सिचुएशन में ग्राफिकली कैसे प्रेडिक्ट होगा। देखो फाइनली यहां जो जीरोस आ रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब यह है कि ये इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। अगर मैं अपनी इक्वेशन को एफ एक्स इक्वल्स टू में, माफ कीजिएगा, अगर मैंने अपनी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से ट्रीट करने को कहा है कि हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन हमने मानने को कहा है। क्लियर, अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो फाइनली आप लोग देखो ध्यान से कि हमारी पूरी इक्वेशन की डिपेंडेंसी किस वेरिएबल पर है, एक्स पर है। और अगर एक्स पर है तो मुझे ग्राफ जो प्लॉट करना पड़ेगा, तो देखो मैं ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करूंगा पता है, मैं अपने ग्राफ को पैराबोला ही बनेगा पैराबोला ही, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि x की 2 वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, तो x की 2 वैल्यू के लिए y कैसा होगा, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और रियल और डिस्टिंक्ट रूट से तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से कट होकर के जाएगा, ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब एक्सिस को नीचे से कट करके जाएगा। रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब यह है कि एग्जैक्टली आपके दो जीरोस आपके दो पॉइंट पर स्पेशली अलग अलग दिखने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहां बताया कि मेरा ये यहां पर जो आएगा एक्स इक्वल टू अल्फा, ये मेरा पहला जीरो आएगा, और वहां जो आएगा वो मेरा एक्स इक्वल टू बीटा दूसरा जीरो आएगा। यानी कि यहां जो मिलेगा मुझे एक्स इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा, पहला जीरो होगा, और यहां जो आएगा वो मेरा एक्स इक्वल्स टू बीटा, ये हमारा सेकंड जीरो होगा। क्या कहते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का, टास्क क्लियर है। अब ये ग्राफ आगे और पीछे की तरफ कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, मूव कर सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने। आपको अगर मैं और भी ग्राफ बना करके दिखाऊं बेटा लोग, तो ग्राफ जो है, आप थोड़ा स्पेस आप लोगों के लिए ऑक्युपाइड कम है, ग्राफ पता है ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। मतलब आप देखो ना, ग्राफ पर दो एक्स एक्सिस पर ग्राफ ने दो अलग अलग पॉइंट पर कट किए हैं। अलग अलग का मतलब है रियल नंबर पर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर आते हैं। क्लियर, और एक्स एक्सिस पर रियल नंबर है और अलग अलग है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट ऐसे दिखाई देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अगर ग्राफ ऐसे बन करके आया तो ग्राफ को देख के प्रयोग किया जा सकता है कि जीरोस जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, यानी कि यहां पर इस सिचुएशन के दौरान जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से बड़ा होगा। इस ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होगा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्लास 10th का पार्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, आगे प्रोसीड करूं मैं, टास्क क्लियर है पक्का, दैट्स गुड। अभी मैं कुछ हिडन फैक्टर कुछ और बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्लियर, कि कैसे इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स के बारे में बात किया जाए। अभी लेकिन सबके ओवरव्यू पहले आप ले लीजिए। जैसे सेकंड ग्राफ की तरफ अगर मैं बात करूं, सेकंड क्या होगा, कैसा ग्राफ दिखाई देगा अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है, ये सॉरी इक्वल टू जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का इक्वल टू जीरो होना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का डायरेक्टली इक्वल टू जीरो होना हमारे लिए हिंट है, इशारा है ये बात कि अब जो जीरोस आएंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जीरोस कैसे होंगे, इक्वल जीरोस का ग्राफ बच्चा हमेशा ऐसे बनेगा। इक्वल जीरोस का ग्राफ जो होगा बच्चा हमेशा ऐसे बनेगा, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली टच करके जाएगी किसी एक ही पॉइंट पर। तो ये देखो ग्राफ ने एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट किया है यहां पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो यहीं इसी पॉइंट पर ग्राफ के दो इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर, लेट्स से कि अगर ये पॉइंट जो है, अगर मैंने माना कुछ देर के लिए, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर कि इस पॉइंट को मैंने एक्स इक्वल्स टू अल्फा कहा है, क्या कहा है, अल्फा, तो ये सिर्फ एक्स इक्वल टू अल्फा नहीं होगा, यहां पर चूंकि अल्फा और बीटा यहां क्या है, इक्वल है, यहां अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्वल, तो यहां पर हेयर अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, टास्क क्लियर है अच्छे से। तो ये ग्राफ जरूरी नहीं कि यहीं पर बन करके जाए, वो पूरे एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, मतलब एक्सिस को टच करके जाएगा, जिस पॉइंट पे टच करके जाएगा उसी पॉइंट को। जैसे मान लो अभी कुछ देर के लिए मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां अगर x इक्वल टू 3 है तो ग्राफ के दो इक्वल जीरोस आएंगे, कौन सा, x इक्वल टू 3 कॉमा x इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टास्क क्लियर है। और जब ग्राफ इस सिचुएशन पे ऐसे बन करके जाए तो समझ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है, एग्जैक्टली जीरो है। बोलो बेटा मंजूर है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला टास्क आता है नो रियल रूट, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहली चीज तो ये कि अब मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि यहां रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रियल रूट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। क्लियर, आज हम आपको अपने लेक्चर में इसी के इमेजिनरी रूट्स के बारे में बता करके जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हम अपने लेक्चर को, अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को हम यहीं पर फिनिश करके जाएंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से छोटी होती है तो कैसे हम लोगों का जो जीरोस आता है वो छोटा आता है, माफ कीजिएगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट ना मिलकर के बल्कि इमेजिनरी रूट मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलो तो मैं पहले इसका ग्राफ बताता हूं फाइनली। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा मेरे काबिल होनहार बच्चों, अगर मैं अभी यहां पर आपकी सिचुएशंस को कवर करने की कोशिश करूं,
अगर मैं यहां आपकी सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करूं तो आप मुझे ये बात बता सकते हैं क्या क्या कि यहां पर ग्राफ जो बनेगा उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल डी, ये जो ग्राफ बनाऊंगा वो इसी इक्वेशन के लिए बात करूंगा मैं। ये सारे के सारे ग्राफ हमारी इसी इक्वेशन के लिए बन रहे हैं। कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी कि हम सभी में अपवर्ड पैराबोला ही बनाएंगे। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में बात नहीं करने वाले, हम सब में अपवर्ड ही बनाएंगे। लेकिन हर केस में देखो नेचर अलग अलग है। अब यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा? क्या यहां ग्राफ नहीं बनेगा? दो क्वेश्चन है, यहां ग्राफ बनेगा या ग्राफ नहीं बनेगा? बनेगा, ग्राफ तो बनेगा, लेकिन वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करके जाने का मतलब कि एक्स एक्सिस पर अगर कट कर गए तो सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। लेकिन यहां तो लिखा है नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी बेटा यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो है आपका ऐसे होकर के जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। क्लियर? इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया है ना, बल्कि स्पेस में कहीं अलग जगह पे कट किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसलिए इट डिक्लेयर्ड अस, ये हम लोगों को बता रहा है यहां पर, ये हम लोगों को बता रहा है यहां पर कि नो रियल रूट्स है, यहां पर नो रियल रूट्स। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? फाइनली, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो सिचुएशन है बेटा, ये कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी हो सकती है। कार्टेशियन प्लेन पर कहीं होने का मतलब ये है बच्चा कि ग्राफ जो है ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। मतलब बस एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फंडामेंटल क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? टास्क क्लियर? चलो अब मेरा अगला टास्क आता है। फाइनली अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो, है ना, फाइनली अब आप लोग क्या करते हो कि ग्राफ को पढ़ करके, ग्राफ को देख के भी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता लगा सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट का नेचर एक्चुअली कैसा होगा। टास्क क्लियर? आगे प्रोसीड करूं मैं। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में केस स्टडीज में जनरली पॉलिनोमियल चैप्टर से भी और इस चैप्टर से भी, क्लियर, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि अभी जब मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूंगा तो कैसे अभी कुछ केस स्टडीज ऐसी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा जहां पर अभी ग्राफ का यूजेस होगा। मेरा अगला टास्क समझो बेटा, मैं आपके लिए अब की बार ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी ग्राफ में केस स्टडीज में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, कहते हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है, इसके डिस्क्रिमिनेंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। वो ग्राफ की इक्वेशन देते हैं, ग्राफ की इक्वेशन दे देते हैं। ग्राफ की इक्वेशन देने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक सिचुएशन जनरेट कर रहा हूं। वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बेटा, क्लियर, पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूं। अदरवाइज मुझे अभी यहां पर इस चीज को बताने की नीड नहीं थी। समझो ध्यान से, जैसे मान लो बेटा कि अब की बार हाँ एक ग्राफ बनकर के आया है, लेट्स से कि कार्टेशियन प्लेन पर जो ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर? मैं दोबारा बना देता हूं, हमारा जो ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, पैराबोलिक शेप में ये भी है। और अब की बार इसकी इक्वेशन जो दिया गया है वो दे रखा है ऐसे ना रख करके, मैं रख लेता हूं यहां पर, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन रख दिया मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपसे कहते हैं कि इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मैं पहले एक बात बता देता हूं कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है। पैराबोला का वर्टेक्स ना ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट निकल के आता है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये वाला, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। समझो ध्यान से कि जब भी कभी किसी पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, क्लियर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मैं यहां लिख देता हूं कि पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, याद कर लो ये बात कि किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो होंगे आपके पास क्या, माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन 2a, कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये बात समझ लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी कभी किसी पैराबोला के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछने का मतलब आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर आप इक्वेशन को देखें, मैं अभी इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल करके देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा हुआ है, हमें दे रखा हुआ है हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या आप यहां पर ए बी सी कंपेयर कर पा रहे हैं? ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a 2 है, b 5 है और c क्या है, 3 है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? मंजूर है ये चीज? अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले तो पहले आपको d चाहिए, तो d निकालने के लिए क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना 2, c की जगह पर क्या 3, फाइनली कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 24। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 24 आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है 1। टास्क क्लियर? तो कैपिटल डी की वैल्यू जो यहां से मिल रही है वो 1 आ रही है। क्लियर? तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a का मतलब माइनस 5 अपॉन 2, a की जगह पर कितना 2, पहला कोऑर्डिनेट है,
कॉमा सेकंड कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस डी अपॉन में 4 है, मतलब -1 अपॉन में 4, ए की जगह पर कितना 2। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? इज दिस क्लियर? सो फाइनली अगर कोऑर्डिनेट्स आपसे निकल करके आए तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4 कॉमा -1/8। क्लियर? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के यानी कि इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं यहां लिख लूंगा फटाक से कि कोऑर्डिनेट आर -5/4 कॉमा -1/8। क्लियर? ये पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक स्पेसिफिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। क्लियर? ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अब ये चीज पैराबोला वो कैसे भी बना के दे सकते हैं बेटा। क्लियर? पैराबोला वो कैसा भी बना करके दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाते हैं। क्लियर? कि व्हाट एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन टू यू। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना स्पेस सफिशिएंट है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि हमने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। कंसीडर एक इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन है आपके पास, मैं लिख रहा हूं, हाँ दिस इज ये इक्वेशन लिखी है मैंने। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ए बी सी बताओ। क्लियर? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान समझना बेटा। ए अगर आप ध्यान से देखें तो 1 आएगा, बी कितना आएगा, नहीं बी तो ये होगा ना 2। क्लियर? सी कितना होगा 1 होगा। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे काबिल बच्चों ध्यान देते रहिएगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये आ जाएगा दिस 1 और 4a और c की जगह पर 1। फाइनली कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब रूट्स कैसे हैं, इक्वल। और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो ग्राफ पता है कहां बन करके जाएगा, है ना? ग्राफ पता है कहां बनेगा, ग्राफ कहां बनेगा वो आपको पता है। क्लियर? रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। क्लियर? रूट्स इक्वल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रीवियस स्लाइड पे जाओ और देखो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सिस को टच करके जाएगा। क्लियर? और आपको पता है कि मैंने ऐसी ही इक्वेशन क्यों लिखा है, रीजन इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, ये एक्चुअली इक्वेशन जो है बेटा, ये इक्वेशन किस चीज का परफेक्ट होल स्क्वायर है, ये x+1 का परफेक्ट होल स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इक्वेशन x+1 का क्या है, परफेक्ट होल स्क्वायर है। अगर ये इक्वेशन x+1 का परफेक्ट होल स्क्वायर है तो यहां से जीरोस के तौर पर x इक्वल टू -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये +1 को उधर जाएगा, x इक्वल टू -1 कॉमा -1, यानी कि x के 2 जीरोस आएंगे -1 कॉमा -1। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए तो अब मैं इस इक्वेशन का ग्राफिकली लोकेट करता हूं। क्लियर? इसी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली लोकेट करके दिखाऊं ऊपर की तरफ। क्लियर? मैं ये भी चीज यहां से रफ कर देता हूं। हाँ, अगर मैं इसी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैप्चर करते चलिएगा बेटा। क्लियर? कैप्चर करते चलिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। x डैश y और y डैश। अगर मैं इसी इक्वेशन को ग्राफिकली लोकेट करके दिखाऊं तो देखो, अब ये जो है इक्वेशन कहां से टच करके जाएगी, -1 से। कहां से, -1 यहां पर आएगा तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो पैराबोला बनाया है, इस पैराबोला का नाम है x स्क्वायर +1 + 2x इक्वल टू 0। क्लियर? x स्क्वायर +1, जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर लिख देता हूं साइड में। ठीक है, मैं साइड में इधर लिख देता हूं, इसको यहां से क्लीन कर देता हूं और मैं ऊपर लिख देता हूं। मैं यहां लिखूंगा, इसका नाम है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x + 1 इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मेरी बात को समझो बेटा। अब जैसे इस सिचुएशन के दौरान, अभी तो मान लो मेरे पास ये चीज मुझे पता था x+1 का होल स्क्वायर है, लेकिन इन केस कि मैं परफेक्ट स्क्वायर ना बना पा रहा हूं, मेरे पास सिर्फ इक्वेशन दी गई हो, तो क्या हम जीरो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? मेरा टास्क है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना। वर्टेक्स यहां पर ये है, ये पॉइंट वर्टेक्स है। क्यों भाई, मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हमेशा -b/4 है और -d/2a -d/4a होगा। क्लियर? अब इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट जो होंगे, -1 -1 आएंगे, है कि नहीं? -1 -1 होने चाहिए क्योंकि -1 पे टच करके जा रहा है ना? ये चलो निकाल करके दिखाते हैं। -1 -1 नहीं आएगा, बल्कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो -1 0 आएगा। क्या आएगा, -1 0। तो चलो निकाल करके दिखाते हैं कैसे। जीरोस निकालने के लिए मैंने बताया -b/ में क्या 2a कॉमा -d/ में 4a, यही यूज किया जाएगा, है ना? माइनस की जगह -b कितना है बेटा 2 अपॉन 2 की जगह 2a की जगह कितना 1 कॉमा d कितना है बेटा 0, 4 कितना है बेटा और a कितना है बेटा, ऐसा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 से -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आपको क्या मिलेगा यहां से, क्या मिलेगा यहां से, -1 कॉमा क्या 0। क्या हमारे पर्टिकुलर ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1 0 नहीं है? यहां पर चेक करो, क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -1 0 नहीं है, है ना? पक्का? तो ये आज का फंडामेंटल है।
ये आज का बेसिक इंट्रो है ये समझाने के लिए कि कैसे किसी ग्राफ की इक्वेशन को बनाना है, कैसे ग्राफ को प्रेडिक्ट करना है और कैसे ग्राफ को देख करके उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता लगाना है, और फाइनली लास्ट में मैं ग्राफ से उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट करूं ये भी पता लगाना है। क्लियर? तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपने दिल और दिमाग में फिट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ जी बेटा बताएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ पूछो बेटा क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, -1 -1 तो इसके इक्वल जीरोस हैं। इक्वल जीरोस का मतलब कि ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगा x इक्वल टू -1 पर, तो -1 इसका एक जीरोस है, लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चूंकि x एक्सिस पर है y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, तो -1 0 इसका वर्टेक्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर हुआ इतना? चलो फाइनली अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो अब मेरा आज का टास्क पता है क्या, एक छोटी सी चीज, एक और वो झलक बताना, एक झलक दिखाना आप लोगों के लिए, जिससे मैं क्लास 11th में जब जाऊंगा यही चैप्टर हम दोबारा पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा आज का टास्क है इस पर्टिकुलर केस को कवर करना। मैंने कहा कि जब ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट। मैंने कहा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कौन सा रूट आएगा? रियल रूट नहीं आएगा तो कौन सा रूट आएगा? इमेजिनरी। ये इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बस एक छोटी सी झलक दिखाता हूं, ताकि जब 11th में जाएं और आप ये जब चीजें दोबारा पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ यार ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी रूट। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी रूट। क्लियर? बच्चे मैं पहले ना कुछ चीजों को बता देना चाहूंगा इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? फिर उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्लियर? अब मैं जैसे बेटा मेरे काबिल होनहार बच्चों, चूंकि आप लोग बहुत होनहार हैं, जैसे मान लीजिए वी हैव, मैंने कंसिडर किया, जैसे मान लेते हैं बेटा, बस मेरी बात को ना सुनते जाइएगा, बस कहानी के तौर पर एज ए इंटरेस्ट आप सुनते जाइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन लिखी है। क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? शाबाश। मतलब ये एक, अच्छा चलो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियस बात है क्योंकि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। आपको पता है इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? अगर मैं इसके जीरोस निकालना चाह रहा हूं तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर, ये -1 उठा के उधर भेज दूंगा 1 आ जाएगा। मैं x इक्वल्स टू में अंडर रूट में क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। और मुझे पता है अंडर रूट के आगे जो होता है प्लस माइनस दोनों लगा होता है, यहाँ प्लस भी है और क्या है माइनस भी है। सो फाइनली यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया +1 और एक आ गया x इक्वल टू क्या -1। क्यों भाई? हम इस +1 को ही पहले तो अल्फा बोलते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है बेटा? कुछ भी यहां ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस के जैसा उड़ जाए ऊपर की तरफ। क्लियर? बस मुझे लगता है कि आपको चीजों को समझ में आना चाहिए। मैंने 2 जीरोस निकाल दिए है ना। अच्छा थोड़ा सा इक्वेशन को मैं ट्विस्ट करता हूं। क्लियर? एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं जिस इक्वेशन ने एक्चुअली इमेजिनरी नंबर को जन्म दिया, इमेजिनरी रूट को जन्म दिया। क्लियर? आज से कई सौ साल पहले। क्लियर? टास्क क्या है कि अगर मैं आपकी बार कंसीडर करूं नाउ अब अगर मैं कंसीडर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर +1 इक्वल टू क्या 0, अगर मैं अब ये कंसीडर करके दिखाऊं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो बात अलग है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसके भी तो 2 जीरोस आने चाहिए ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जीरोस इसी पैटर्न पे फॉलो करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, ये स्क्वायर रूट के उधर जाएगा, जब ये स्क्वायर रूट के उधर जाएगा तो क्या होगा एक्स इक्वल टू में क्या आएगा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा -1। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह का कोई नंबर पढ़ा है क्या? नहीं। क्लियर? दिस इज नॉट अ रियल नंबर। क्लियर? दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर ना होने का मतलब बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर समझो तो जब ग्राफ पेपर पर बनाओगे x x डैश y y डैश बनाओगे तो x एक्सिस यानी यहां पर इस तरह का कोई नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं मिलेगा। रियल x एक्सिस पर ऐसा कोई नंबर नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। गुड। क्लियर? इसलिए इस नंबर को हम लोग रियल नंबर ना जानते हुए दिस इज सपोज टू बी अ इमेजिनरी नंबर, this is supposed to be a imaginary number। क्लियर? इस नंबर को एज अ इमेजिनरी नंबर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, इमेजिनरी नंबर।
के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें, अगर इमेजिनरी नंबर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा तो इसको थोड़ा जो है हम लोग और डिटेल में लेकर के जाते हैं। क्लियर? हम इसका सिंप्लीफिकेशंस देखते हैं, मतलब इसका एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। क्या है टास्क समझो। आपको पता है इस x इक्वल्स टू में अंडर रूट के अंदर जो माइनस आई लगा था, है ना, मैं आपको बता दूं कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कुछ प्रीवियस मैथमेटिशियंस ने इसी नंबर को ऐसे लिखने को कहा क्या, वी कैन से और एक्सप्रेस, क्या याद रख लो ये बात कि कुछ फंडामेंटल्स हैं इसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो क्या है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा। क्लियर? आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पक्का? मतलब आई का स्क्वायर, इस आई को इमेजिनरी नंबर बोला गया, आयोटा। यहां आई का मतलब क्या है? आयोटा। आई का मतलब है आयोटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये नंबर रियल लाइन पर नहीं आएगा, ये नंबर कार्टेशियन प्लेन पर नहीं आएगा, ये नंबर आर्गेंड प्लेन पर जाएगा, ये नंबर गॉसियन प्लेन पर जाएगा। इसका प्लेन अपना अलग होगा। ऐसे प्लेन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ये नहीं आएंगे। ये रियल एक्सिस और दोनों रियल एक्स एक्सिस रियल वाई एक्सिस पर नहीं आएंगे, बल्कि ये रियल एक्स एक्सिस और इमेजिनरी वाई एक्सिस पर ये नंबर मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर है? तो फाइनली आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1। यानी अगर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर क्या? -1। ये आयोटा की वैल्यू है। क्लियर? आयोटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? हाँ, अंडर रूट के अंदर क्या? -1। क्लियर? ये आयोटा की वैल्यू है। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनली जो हम लोग x इक्वल टू रूट के अंदर -1 लिख रहे थे, ये x जो है आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस नंबर को आयोटा माना जाएगा। यही जो नंबर आप यहां लिख रहे हो मेरे काबिल होनार बच्चों, ये जो नंबर आपने यहां लिखा है, ये नंबर, यही नंबर किस नाम से जाना जाएगा? आयोटा के नाम से जाना जाएगा। टास्क क्लियर है? पक्का? तो फाइनली अब अगर हम ध्यान से समझे तो हमारे पास x इक्वल टू में ये जो अंडर रूट -1 आ रहा है, ये i के बराबर होगा। तो हमारे पास जीरोस निकल करके आ गया। क्या यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसको आयोटा बोला है तो हमारे पास जीरोस क्या आ जाएगा? x इक्वल टू में क्या आ जाएगा? i। तो ये रियल रूट नहीं है, बल्कि ये कैसा रूट है? ये इमेजिनरी रूट है। ये रियल रूट ना होकर के ये इमेजिनरी रूट है, क्योंकि ये i पर डिपेंडेंट हो गया। किस पर डिपेंडेंट हो गया? आई पर। तो जब भी कभी आपके रूट में आयोटा यानी आई लिख करके आ जाए, वो हमेशा इमेजिनरी रूट के तौर पर डिपेंडेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सब लोगों को इतनी बात क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है सभी लोगों को? शाबाश। चलिए, तो अब हम ना कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं और उसकी जर्नी को कवर करते हैं, और कैसे समझते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को हम लोग कवर अप करेंगे, है ना। मैं यहां से इसको दो पार्ट में फिर से स्प्लिट करता हूं। क्लियर? अपनी स्क्रीन को दो पार्ट में स्प्लिट किया और मैं एक इक्वेशन कंसिडर करता हूं। कंसीडर किया है, बस इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज ओनली, कंसीडर किया है एक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। क्योंकि ये पूरी कहानी कब काम करेगी? ये पूरी कहानी कब काम करेगी? ये कहानी काम करेगी जब डी की वैल्यू 0 से क्या होगी? छोटी होगी। मैं यहां लिख देता हूं ये कहानी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं लिख देता हूं ये कहानी तभी काम करेगी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो समझो, मैं आपकी बार एक ऐसी इक्वेशन खुद से जनरेट कर रहा हूं जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। लेट अस ट्राई टू डू कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा है। पक्का? तो चलो मैं इस इक्वेशन के जीरोस को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। अच्छा बताओ, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? Is this a standard quadratic equation or not? Yes, शाबाश, बहुत अच्छा। ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिख रही है। क्लियर? वेल प्लेड। तो फाइनली ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप कंपेयर करा सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विद कंपेयर कराओ बेटा किससे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराइए। कंपेयर कराते ही आप a इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, आपको b इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। आपको चाहिए इसके जीरोस। क्या चाहिए? अब ऑब्वियस ही बात है, मैं जीरोस निकालूंगा तो इसको मैंने बताया कि जीरोस निकालने से पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। दिस इज व्हाट? बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर फाइनली आ जाएगा आपके पास 3। बच्चे ये बात क्लियर हो पा रही है? तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस 24, यानी कि डी कितना आ गया? -23। डी की वैल्यू -23 आ रही है। हेयर डी इज लेस देन 0, दैट इज रूट्स आर what? That is roots are sorry, there exist no real roots, है ना? That is there exist no real root, मतलब यहां रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इट मींस कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कार्टेशियन प्लेन पर x x डैश y
y डैश, कार्टेशियन प्लेन पर इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन के जाएगा, हवा में किसी एक्सिस पर कट नहीं करेगा। तो अगर इसके रियल रूट एक्सिस नहीं करेंगे तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, है ना, रूट्स कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, फॉर द मेथड टू कैलकुलेट इमेजिनरी रूट, देखो ध्यान से कैसे, मैं यहां लिख देता हूं मेथड टू कैलकुलेट इमेजिनरी रूट। ये चीजें बस आपको क्लासरूम में बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग बनाएंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्लियर। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा ना अपने दिमाग में रखें, मेथड टू फाइंड इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, क्लियर। रियल रूट नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे, क्लियर। चलो मैं आपको इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करना सिखाता हूं, क्लियर। क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हमारे पास जब स्प्लिटिंग मीडियम काम नहीं कर रहा है तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप लोगों के पास है क्या, शाबाश। x इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन में 2a, क्या कहते हो, है ना, है ना। तो फाइनली मेरे काबिल होनार बच्चों, मैं x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, व्हाट अबाउट माइनस b, ध्यान से देखो, व्हाट अबाउट माइनस b, हाँ 1, कितना है ये 1, तो मैं यहां रख लेता हूं क्या, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा कैपिटल डी कितना निकाल के लाए आप, -23। अगर आप कैपिटल डी को देखें ध्यान से तो कैपिटल डी आपको मिल रहा है यहां से -23, तो -23 रिप्लेस करिए बच्चा, यहां आ जाएगा क्या, -23 अपॉन में क्या 2, a कितना था 2 था, श्योर, क्रॉस चेक कर लें पीछे से, शाबाश, देखता हूं मैं, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। सो फाइनली आप लोगों को यहां से 2 मिल गया बच्चे, x इक्वल टू में -1 प्लस माइनस। अब मेरे ना कॉन्सेप्ट को समझो, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म का आना हमारे लिए हिंट है, इशारा है कि यहां पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं इस नेगेटिव को देखो, अंडर रूट के नेगेटिव को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, क्या मैं -23 को 23 और ब्रैकेट में -1 लिख सकता हूं मैं, 23 इंटू ब्रैकेट में -1, भाई मल्टीप्लाई कराओगे -23 ही आएगा। अगर आप ये बात समझ में नहीं आ रही है थोड़ा सा, तो मैं इसको हटा करके आपके सफिशिएंटली इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे लिख दूं ताकि अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए, अपॉन में 4। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया, आ गया। और बेटा अभी तो मैंने बताया क्या कि इस चीज को तो हम लोग जानते हैं कि ये जो -1 है ये एक्चुअली आई स्क्वायर के बराबर है, वी नो कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, बोलो, अभी मैंने पीछे बताया आयोटा, अगर आई स्क्वायर -1 होता है तो मैं x की जगह x, -1 की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 23 की जगह 23, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और बेटा -1 की जगह क्या मैं i का स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये स्क्वायर तो अंडर रूट कट जाएगा ना, इस अपॉन में आप लिख लीजिए यहां पर 4, क्लियर। बस बेटा एक छोटी सी चीज पे करेक्शन करना है, वो करेक्शन इतना सा है कि ये जो x आप लगा रहे हो कोशिश करो कि ये मेन फ्रैक्शन के सामने आता हुआ जाए, क्लियर। तो चीजें देखने में थोड़ा सा अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस में ही बन करके आएगा आपके लिए, क्लियर। यहां पर और फाइनली यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे काबिल बच्चों ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, है ना, बेसिक है ये तो, बिल्कुल मैं तो बता चुका हूं आप लोगों की, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। जब स्क्वायर रूट अंडर रूट कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू में, ऐसे में साइन लगा लेता हूं, ऊपर लिखता हूं मैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट में सिर्फ 23 रखा जाएगा, है ना, क्योंकि आयोटा तो स्क्वायर को हट करके बाहर आ गया, आई से अंडर रूट कट जाएगा और आयोटा अंडर रूट के क्या होगा, बाहर आएगा, अपॉन में क्या होगा 4। देखो इस पूरे सिस्टम में ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है ये रूट किस पर डिपेंडेंट हो गया, आयोटा पर, तो ये रियल रूट नहीं है, कैसा है, इमेजिनरी रूट। यहां से इसके 2 वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लोग निकाल के लाएंगे, क्लियर, इसके 2 वैल्यूज होंगी, क्लियर, इसकी 2 वैल्यूज होंगी। मैं ऐसे और ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, है कि नहीं। तो मेरे पास पहली वैल्यूज कौन सी निकल करके आएगी, मेरी पहली वैल्यू होगी x इक्वल्स टू में -1 प्लस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन में क्या 4। दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में -1 माइनस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन में क्या 4। यानी कि जीरोस निकले, ये वो जीरोस हैं, ये वही जीरोस हैं, इसी को मैं अल्फा और इसी को मैं क्या कहूंगा, बीटा कहूंगा। लेकिन बस ये समझो ध्यान से कि अब की बार ये रियल रूट नहीं है, ये कार्टेशियन प्लेन पर नहीं आएंगे, ये कहां जाएंगे, बल्कि अपने एक नए प्लेन पर जाएंगे जहां सिर्फ इमेजिनरी नंबर रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फंडामेंटल क्लियर हुए आज के, पक्का। ये इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, क्लियर। ये इमेजिनरी रूट्स हैं, यही रूट्स जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है इमेजिनरी रूट, क्लियर। मैं यहां लिख देता हूं, इस वर्ड में लिख देता हूं, ये जो है ये इमेजिनरी रूट कहलाते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इन्हीं को हम लोग इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, क्लियर, जो कि आयोटा पर डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं, आयोटा पर डिपेंडेंट होते हैं, इसी को हम लोग इमेजिनरी रूट कहते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का।
दैट्स गुड। तो फाइनली हम लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ से आज फिनिश हुआ। क्लियर? नाउ अवर इंट्रोडक्शन हैज फिनिश कंप्लीटली, है ना, एज पर द क्लास 10th चैप्टर 4, है ना। अभी कुछ चीजें और भी इसमें आती जाएंगी, तो अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे जैसे भी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन को करते समय ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, फिर तो आज के लिए इतने रखा जाए बेटा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन।